नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश भर में एसआईआर की घोषणा की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। तो ये पहला मौका नहीं है कि जब देश में एसआईआर किया जा रहा है। 1951 से 2004 के बीच 8 बार एसआईआर हुआ है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों ने कई मौकों पर मतदाता सूचियों की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कई कारण हैं जिसकी वजह से एसआईआर जैसी प्रक्रिया की जरूरत है। इनमें बार बार पलायन शामिल है, जिसकी वजह से मतदाताओं का एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकरण हो जाता है। तो मृत मतदाताओं का नाम नहीं हटाया जाता। हालांकि एसआईआर को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष नाखुश सा नजर आ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट में हेरफेर करने और उन समुदायों के वोटरों के नाम हटाने की साजिश है जो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नहीं है। तो देश में मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम ये उठाया है। तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। तो इसी पर हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। रामराजी शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, योगेश सिहांग, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। कल से एसआईआर लागू होने वाली है। एक बड़ा कदम यहां पे उठाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि एसआईआर क्या है, क्यों जरूरी है। एक तो मैं इस पर आपसे जानना चाहूंगी, और क्या इसके लागू होने के बाद पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ जाएगी? देखो, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करना चाहूंगा। और आज छठ महापर्व का बड़ा ऐतिहासिक त्योहार के रूप में जाना जाता है, उसकी भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और आज बंदा वीर बहादुर जी का आज जयंती है उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। और डॉक्टर मंगल सेन जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे, उनकी भी जयंती है आज। उनको भी मैं अपना नमन करना चाहूंगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने जो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का जो दूसरा, जिसको एसआईआर कहते हैं, ये दूसरा चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू होने वाला है। ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे और ज्यादा पारदर्शिता आएगी और इससे शुद्धिकरण होगा इसमें मतदाता सूचियों में। क्योंकि एक एक वोटर है, उसका 3-3, 4-4 जगह नाम है। कहीं वो गांव में रहता है, फिर वो नौकरी कहीं और करता है, और कहीं रिश्तेदारी में भी उसने नाम पंजीकृत करा रखा है। तो इससे मैं समझता हूँ और ज्यादा पारदर्शिता आएगी और सभी ने इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपील करता हूं कि इसमें
Gurugram is known as the development capital of NCR. It is a home to numerous startups and businesses contributing heavily to the growth of India. Hence, when it comes to quality eye care, Gurugram can't stay behind. Therefore, Centre for Sight, which is one of India's leading eye care hospital networks, has set up a world-class eye care facility in Sector 29 Gurugram. Spread across 3 floors, this vast facility has been designed bearing in mind the various needs of all patients. Our benevolent staff is dedicated to providing the best guidance to all our patients, ensuring that every patient returns happy and satisfied. Upon entering, इसमें सहयोग करें, ये पारदर्शिता लाने के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह से पहले भी ऐसा होता आया है और अब भी हो रहा है, ये एक मैं समझता हूँ समय की मांग है। और जिस तरह से कुछ राज्यों में कुछ लोगों ने दिल्ली को ले लो और अन्य राज्यों को ले लो, घुसपैठिए घुसा दिए थे, उनके मतदाता सूचियों में नाम दे दिया था, कहीं ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, कहीं और हैं। तो ये और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है, मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण जरूरी है, उनका निरीक्षण जरूरी है, उनकी गहन जांच जरूरी है। तो इससे और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। और आज जैसे मैंने आपको पहले बताया, आज छठ महापर्व का बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में भाग लिया और सभी पूर्वांचल वाले भाइयों को, सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इसकी बधाई दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और सबके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा देश एक बहुत ही मजबूत और पॉपुलर विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक जी। और अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य उनकी अगुवाई में हुए हैं। तो इस बात के लिए भी मैं अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा, जिस तरह से एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 317 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई, और जिस तरह से विशेष मैं समझता हूं एक हरियाणा भी, जिस तरह से मैं IMT 10 और बनाई जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से रोडों का जाल बिछ गया है, हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहते हैं, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद है। और छत्ती बरादरी का आशीर्वाद से केंद्र में 3री बार लगातार सरकार बनी, छत्ती बरादरी के आशीर्वाद से लगातार 3री बार हरियाणा में सरकार बनी, 2री बार हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है। तो ये सब जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाया। जी योगेश जी, आपसे मेरा सवाल है, विपक्ष को पारदर्शी सिस्टम से डर क्यों लग रहा है? देखिए शैलजा जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और भाजपा प्रवक्ता शर्मा जी को राम राम नमस्कार। और देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, देश में जब से हमें आजादी मिली अंग्रेजी हुकूमत से, तो एक बहुत ही हमारा जो संविधान है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 स्तंभ है संविधान के, और चौथा मजबूत जो स्तंभ है वो मीडिया को माना जाता है। तो जो तीनों स्तंभ है, उनकी मजबूती, ट्रांसपेरेंसी वो दिखनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए सिस्टम में। अब जहां तक देखिए, आप जो संवैधानिक संस्थाओं की बात है, जो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी से चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, देश में मैं समझता हूँ, मुझे जहां तक याद है, ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। तो जहां तक देखिए, माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जब इनका जो मामला वोट चोरी का उजागर किया, अच्छा होता उस पे जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी ने आंकड़ों के साथ बिंदुवार एक एक चीज का खुलासा किया कि एक एक कमरे के घर में 100 वोटर महाराष्ट्र में, हरियाणा में जोड़े हुए हैं, तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है?
चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने उसको लेकर सिर्फ एक इतना कहा कि आप एफिडेविट फाइल करें। उसके बाद चुनाव आयोग ने ना ही कोई पीसी करके स्पष्टीकरण दिया, और उसका स्पष्टीकरण भी कौन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो जो कार्य चुनाव आयोग को करना चाहिए वो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये देखिए, चुनाव आयोग के लिए जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या जो भी उसके लिए मान्यता प्राप्त दल है, वो सभी एक समान नजरिए से उन्हें देखना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये नहीं कहते पुनर्निरीक्षण ना हो, लेकिन उसके साथ साथ जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें आपका जो इलीगल आपने जो वोटर जोड़े हुए हैं गलत ढंग से, एक बार तो जहां जहां चुनाव आता है वहां उन्हें ऐड कर दिया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है, जैसे शर्मा जी अभी बता रहे थे, आज हमारे बहुत बड़ा छठ का पर्व है, उसकी शुभकामनाएं हैं। और तो मैं शर्मा जी से ये भी आग्रह करता हूं, छठ का पर्व हर साल आता है, वो हर 500 साल इसी तरह उसका सेलिब्रेशन हो। ये नहीं कि बिहार में चुनाव आए आपको याद आ गई। जहां ये जो माननीय मोदी जी, अमित शाह जी हर समय जिस प्रदेश में चुनाव आते हैं वहां निकल लेते हैं, आज हरियाणा को ये क्यों भूल गए? आज आप देखिए, इन्होंने दिवाली तक जो बाढ़ पीड़ित को, किसानों को जो मुआवजा देने की घोषणा पोर्टल पे की थी, वो आज तक नहीं दिया। तो ये सरकार है, क्योंकि यहाँ के चुनाव में वक्त है संजय जी, हरियाणा के चुनाव में, तो इन्हें आज हरियाणा की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, जब आप हरियाणा के चुनाव आपने चोरी से किसी तरह हो, हमने राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ बात रखी, तो उसका आपने जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आप केवल एक पार्टी को अगर फायदा पहुंचाने के लिए करते हो तो उसका हम विरोध करते हैं। अगर जेन्युइन आप करते हो, एक तरफ तो इंडिया में डिजिटल युग है, अब क्यों नहीं उन्हें आधार कार्ड से लिंक करते? क्यों 3-3, 4-4 जगह वोट बन जाते हैं? क्यों आप सही ढंग से प्रक्रिया ऐसी नहीं अपनाते? क्योंकि ये उनको लिबरल करना चाहते हैं। जो मैं कहता हूं, चुनाव आयोग, जुडिशरी, ये चीजें तो माननीय मोदी जी को कम से कम, ठीक है प्रधानमंत्री है, वक्त है उनका, लेकिन आज उनका वक्त डाउनफॉल आप देख रहे हो। पिछले 6 महीने से जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा किया था, पब्लिक में वो पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया है, क्योंकि लोग रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, एक नया भारत। ये नया भारत है जिसकी हमने कल्पना करके जनता ने उनको 400 पार का आईना दिखा दिया, नहीं तो ये संविधान बदलना चाहते थे। आज भी ये संविधान पे इनका हमला, इनके पूर्व के सुपर सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, 3 दिन पहले इन्होंने संविधानिक, जिन्होंने बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उनके ऊपर हमला कर दिया। अरे आप क्या कर रहे हो? क्यों आप इतनी मनोवादी सोच लेकर चलते हो? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आपको सम्मान करना चाहिए। जब बात बढ़ी तो कहा कि मीडिया मेरे बयान को घुमा फिरा कर पेश करता है। बाबा साहब का आपके दिल में उनके लिए सम्मान नहीं है, तो हम क्या आपसे एक देश और प्रदेश उम्मीद कर सकता है? उनके ऊपर, माननीय खट्टर साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। पार्टी ये छह देती है। इतने लोगों ने गलत बयान किए भारतीय जनता पार्टी में, आप उसके पहले भी देख चुके हो, चाहे इनकी अभिनेत्री कंगना रानौत हो, जितने भी नेताओं ने, जो इनके मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी बेटी के लिए किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने, तो पूरा देश जानता है, तो भी उन्होंने बर्खास्त नहीं किया उनको। तो ये लोगों अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच, संविधान विरोधी सोच है, इनकी दलित विरोधी सोच है। आप देख चुके हो किस तरह से हमारे IPS वाई पूर्ण कुमार जी को न्याय नहीं मिला, तो उन्हें सुसाइड तक करना पड़ा। तो ये संविधान को इन्होंने तार किया हुआ है संजय जी, और पूरा प्रदेश इनकी आप देखिए किस तरह के ये ड्रामे करते हैं। उसके साथ साथ माननीय खट्टर साहब, हमारी परंपरा नहीं है प्रदेश की, और अपनी जमीन अपने भाई को बेचने का ड्रामा करते हैं।
और वो पैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री आपको उसमें मैं दे रहा हूँ। तो आप देखिए तो आपके ड्रामेबाजी का पूरा प्रदेश समझता है। जी जी। आपकी तो सोच है जी, आज प्रदेश के युवाओं को ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना आप लोगों के साथ आपने देखिए किस तरह से कानून अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया। ठीक है कि लोगों के लिए कि आपके लिए कानून की जानकारी होना ही आवश्यक नहीं है, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। ये जो भर्ती जो ये खर्ची से जो ड्रामा करते हैं, सारी खर्चियों से भर्ती करते हैं, भर्ती करते नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। रामराजी शर्मा जी, क्या जवाब देंगे इनकी बातों का आप? जो योगेश सिन्हा जी इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, मुद्दा तो अभी हमारा ये था कि हम SIR पे बात करें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे, तो आप इनकी बात का क्या जवाब देंगे? देखो, हमारे भाई ने आदरणीय मनोहर लाल जी के बारे में कहा, सब कुछ देखो फिर डिसाइड करो। 99 एकर्स डाउनलोड करो, सब मिलेगा। जी के बारे में कहा मैं इनको बताना चाहूंगा, भाई ये ड्रामा नहीं है। और मनोहर लाल जी संत मनोहर लाल हैं, त्यागी तपस्वी हैं वो, और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। और अपने जो उनके हिस्से की जमीन थी उसको बेच के और प्रधानमंत्री राहत कोष में उन्होंने दान किया है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ दान है। और जी देखो पहले जब वो मन ने क्या कहा है, देखो उन्होंने अपने हिस्से की जमीन है, और मैंने उनको ये भी कहा संत भी है, त्यागी है, तपस्वी है, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है और बड़े उन्होंने एक ऐसा इतिहास कायम किया हरियाणा में। मैं समझता हूँ जितनी उनकी तारीफ करी जाए उतनी कम है। उस टाइम में वो मुख्यमंत्री थे और हरियाणा में पहले भर्तियां परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के आधार पर होती थी। उन्होंने कहा कि भाई पूरा परिवार मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, तो मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। और उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर भर्तियां करी। जिस घर की 3-3 पीढ़ी खाली चली थी, जिस घर से कोई चपड़ासी तक नहीं लगा था, आज उस घर का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा तलाक होना अफसर लग रहा है, गस्टेड अफसर लग रहा है, जिसके पास में जीवन तक का भाड़ा तक नहीं। ये मनोहर लाल जी ने शुरू किया और उनका अनुसरण जी हरियाणा का गुजरात के जरूर लगे हैं। और आप बता दीजिए मुझे एक ऐसा उदाहरण। हाँ, चपड़ासी जरूर लगाए हैं, चपड़ासी जो PhD किए हुए शैलजा जी, जिनकी योग्यता थी। जी जी योगेश जी, बात पूरी कीजिए। देखिए शैलजा जी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा था, शर्मा जी की बात का। हमारे देखिए मैं बात जो हमारे गांव के देहात से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जनता जानती है, अगर कोई अविवाहित परिवार में अगर होता है तो वो अपनी जमीन जो उनकी पुश्तैनी जमीन होती है, एंसिस्टल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो यूं बेच के नहीं जाता। वो हमारी धार्मिक और मैं कहता हूँ संस्कृति के खिलाफ ये कदम उठाया उन्होंने। और ये योगेश जी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी मैं, बात आपकी पूरी हम सुनेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और योगेश जी आपसे सवाल है मेरा, क्योंकि यहाँ पे आज हम मसला में बात कर रहे हैं एसआईआर को जो लागू किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। आप लगातार जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करती है और आपने अभी सवाल भी खड़ा कर दिया कि सरकार की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ये तो चुनाव आयोग का अपना एक फैसला है और अब एसआईआर लागू होने के बाद अब तो चुनाव आयोग जो है उसकी साख और मजबूत हो जाएगी। अब कैसे आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ एकदम साफ होगा। कोई भी आप जो कहते हैं कि वोट चोरी के जो आप आरोप लगाते हैं वो भी अब नहीं लगेंगे। शैलजा जी देखिए, हमारी वोट चोरी के जो आरोप नहीं है वो प्रूव हुए हैं। अब आप जींद के पास की विधानसभा, उचाना विधानसभा, वहां वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र अत्री जी 32 वोटों से विधायक चुने गए। अब हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि भाई ये वोटों की रिकाउंटिंग के लिए निर्देश दिया कि इसमें आपको आपत्ति क्या है, अगर सही ढंग से आप चुने गए हो तो 32 से दोबारा हो जाएगी। उन्होंने, आप देखिए कितनी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल कर दिया। तो उन्हें भय किस बात का था, क्योंकि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से उन्हें जितवाया है। और यही बात बार बार हम उठाते हैं। इसी तरह एक रानिया की विधानसभा सीट है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी आप जो वोटों की रिकाउंटिंग हो, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन वोटों की जो मशीनों में वोट काउंट थे उनको डिलीट कर दिया और कहते हैं कि वो सैंपल दिखा रहे हैं हम आपको। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि उन मशीनों की दोबारा रिकाउंटिंग हो। तो ये ना तो न्यायपालिका को मानते हैं, तो ये जो सिस्टम है इनका अगर सही ट्रांसपेरेंसी से हो, हम तो चाहते हैं। तो हमने तो ये प्रूव किया है, एक छोटे से मकान में 200 वोट एक कमरे के अंदर इन्होंने बनाए हुए हैं और वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। तो इन्होंने तो पूरा जो है सिस्टम हाईजेक किया हुआ है। शैलजा जी, अगर ये सही ढंग से एसआईआर लागू हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो चाहते हैं ये। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया आज तक भी। जो माननीय राहुल गांधी जी ने एक एक तथ्य के साथ बात रखी, हम चीन के प्रवक्ता जवाब देते हैं। तो आप क्यों डिफेंस करते हैं इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। आपने इलेक्शन कमीशन को, सीबीआई को, ईडी को, अभी आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल गंज से ओबीसी के एक इतने बड़े चेहरे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो जैसे ही वो मालूम हुआ कि ओबीसी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की को जिम्मेदारी दी है अहिरवाल गंज में से, 12 साल पुराने केस में चार्जशीट दाखिल कर दी। तो ये इनकी परंपरा है। 12 साल तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। आपकी 11 साल से सरकार है हरियाणा में, तो पूरा प्रदेश शैलजा जी इनकी जो डिक्टेटरशिप को देख रहा है। और ये मैं कहता हूं कि अंत जो इनका है अब बिल्कुल नजदीक है। और बिहार के चुनाव में आप देखना, अगर गड़बड़ी कोई नहीं होती, मैं कहता हूं इनकी बुरी तरह से हार होने वाली है बात। और यहाँ के जो मंत्री, सुनिए जी, रामराजी जी डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं योगेश जी। मैं इनको बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने उचाना विधानसभा की बात कही। देखो, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। चाहे विधायक जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ये तो एक कानूनी बात है, संवैधानिक बात है, वह उनका अधिकार है। दूसरा, इन्होंने वोट चोरी की बात कही। सबसे बड़ी वोट चोर तो कांग्रेस पार्टी है। जब इनको मैं मेरे भाई से पूछना चाह रहा हूँ, सरदार पटेल जी के पास में तो 12 वोट थे, पंडित जवाहरलाल के पास में 1 वोट था,
12 वोट वाला तो हरा दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिता दिया। अगर वोट चोरी सीखना हो तो इनसे सीखे। उसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को हरा दिया। इन्होंने 70,000 के करीब वोट तो कैंसिल कर दिए और 15-20 हजार वोट से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हारे। तो ये वोट चोरी करना हो तो इनसे सीख ले। और जहां तक संविधान के ऊपर इन्होंने बात की, संविधान का उल्लंघन, लॉ का वायलेशन करा तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इन्होंने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा जी ने, वहां पे क्या किया, जो हिंदू भाई हैं उनका पकड़ के नसबंदी कर दिया और मुसलमान भाइयों को छेड़ा तक नहीं, क्योंकि ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। ये चाहते हैं भारत मुस्लिम राष्ट्र बनाइए। जिन्ना जी पाठशाला के विद्यार्थी हैं, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक, ऐसा इनका एजेंडा है। ठीक है, और उसी के तहत इन्होंने ऐसा। ठीक है। रामराजेश शर्मा जी, योगेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है कल से। तो देखने वाली बात ये होगी धरातल पे ये कितनी जनता के लिए अब सही साबित होने वाली है, कितनी इसमें पारदर्शिता आने वाली है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।